दोस्तों नमस्कार। सुब्रत राय सहारा नहीं रहे, उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। लेकिन आज एक ऐसे विषय की चर्चा हम करने जा रहे हैं जिस विषय को लेकर के मौजूदा दौर में काफ़ी कौतूहल है, काफ़ी चर्चा है कि सत्ता और कॉरपोरेट का रिश्ता किस दिशा में बढ़ चला है। मनमोहन सिंह के निशाने पर कौन था और उसका क्या हश्र उसे देखने को मिला, और राहुल गांधी के निशाने पर कौन है और आने वाले वक्त में राहुल गांधी क्या कर सकते हैं। यह साल 1994-95 का था। मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इस देश में चिट फंड के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ वित्तीय प्रावधान किए, वित्तीय कानूनी प्रावधान किए, और उस कानूनी प्रावधान की आलोचना कहीं से सबसे ज्यादा आई तो वो सहारा ग्रुप की तरफ से आई थी। और उस समय सहारा ग्रुप का एक अखबार भी निकलता था, अब भी निकलता है। उस अखबार में एक कॉलम भी शुरू हुआ था, देश गुलामी की ओर। वो कॉलम कई हफ्तों तक चला भी और निशाने पर मनमोहन सिंह और उनकी आर्थिक नीतियां थी। और उसके बाद सहारा ग्रुप ने एक नया काम शुरू किया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। पैसे कमाने का नया रास्ता निकाला, कोऑपरेटिव के नाम पर फंड इकट्ठा करना, रियल एस्टेट के कारोबार को फैलाने की कवायद। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के बारे में आपको मालूम है कि ये कोऑपरेटिव दरअसल स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट में सिर्फ एक स्टेट के अंतर्गत काम करने वाली कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड होती है, जबकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव केंद्रीय कृषि मंत्रालय में। और आज की तारीख में कहें तो चूंकि अब कोऑपरेटिव का अलग मंत्रालय बन गया है, अमित शाह उसके मंत्री हैं, तो वहां रजिस्टर्ड होगी। तो उस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्रालय में सहारा की एक कोऑपरेटिव भी रजिस्टर्ड हुई। पैसे उगाने का खेल शुरू हुआ और उस खेल के ऊपर तमाम राजनीतिक दलों में, यहां तक कि कांग्रेस में भी सुब्रत राय सहारा के मित्रों की कमी नहीं थी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बाकी दूसरे दल, सब में उनके करीबी तो थे ही। कांग्रेस में भी उनके करीबी लोग थे। और जब कांग्रेस में भी उनके करीबी लोग थे तो इस बात की पूरी उम्मीद थी कि 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उनका धंधा भी, उनका कामकाज भी, उनके काम करने का तरीका भी जो पहले से चला आ रहा है वो बदस्तूर जारी रहेगा। ये उम्मीद सहाराश्री को रही होगी, क्योंकि सहाराश्री की पार्टियों को आप देखिए तो तमाम बड़े नेता उस दौर के, जिन्हें आप जानते हैं, अधिकांश उसमें नजर आएंगे। दो लोग उसमें नजर नहीं आएंगे उस दौर के नेताओं में, दो लोग, डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी। ये सहारा के कार्यक्रमों में कभी नजर नहीं आते थे। मनमोहन सिंह की अपनी चिंता थी, उनके अपने मतभेद थे, क्योंकि उनके खिलाफ एक अभियान भी चलाया गया था। और सोनिया गांधी को कभी सुब्रत राय सहारा अपने पाले में कर नहीं पाए। कांग्रेस के कुछ दूसरे नेताओं को जरूर किया उन्होंने, और सहारा डायरी जो बरामद हुई उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन उसके बाद जो काम शुरू हुआ, सेबी ने जो जांच शुरू की, सेबी की जांच के बाद जिस तरह के मामले सामने आए, फ्रॉड के मामले सामने आए, छोटे निवेशकों, चाहे कोई मोची है, चाहे कोई नाई है, चाहे इस तरह के दूसरे पेशेवर कामों में लिप्त लोग जो बड़ी मुश्किल से अपना पैसा बचाते हैं, उनका पैसा कहीं ना कहीं सीधे सहारा के में जो उन्होंने जमा किया, वो पैसा कहीं ना कहीं डूबता हुआ नजर आया। जेल की हवा खानी पड़ी सुब्रत राय सहारा को। लंबे समय तक वो जेल में रहे और बहुत मुश्किल से उन्हें जमानत कब मिली, जब उनकी मां का देहांत हुआ। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने उस वक्त टिप्पणी करते वक्त, जमानत देते वक्त जो टिप्पणी की थी, यहां तक कहा था कि मरते मरते देहावसान के वक्त भी आपकी मां आपके काम आ गई। ये टिप्पणी थी सुब्रत राय सहारा के खिलाफ। खैर, मनमोहन सिंह की तीखी टिप्पणियों ने उन्हें कहां पहुंचा दिया। सहारा डायरी की बात भी हुई, प्रशांत भूषण ने उस पर काफी कुछ कहा और लिखा। और उस सहारा डायरी में जिन नामों का जिक्र था, जरा उन नामों का जिक्र किया जाए तो उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित 1 करोड़ रुपए उसके सामने लिखे हुए मिले, जो प्रशांत भूषण दावा करते हैं उसके मुताबिक। शिवराज सिंह चौहान के सामने भी कुछ करोड़ रुपए लिखे हुए मिले। और गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी, उनके सामने भी तकरीबन 40 करोड़ रुपए 9 अलग अलग किस्तों में लिखे हुए मिले। खैर, वो मामला रफा दफा हो गया, वो कहानी अलग है। लेकिन इस कहानी का लब्बो लुआब यही है, और ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई
कि जिस सहारा के इर्द गिर्द, जिस सहारा की चमक दमक के इर्द गिर्द इस देश के क्या राजनेता, क्या फिल्मी सितारे, क्या औद्योगिक घराने के लोग, क्या दूसरी फील्ड के लोग, तमाम तरह के लोग सहारा की पार्टियों में सामने सामने दिखते थे। सहारा के सामने एक तरह से कहें तो नतमस्तक होते थे। सहारा की तरफ से उन्हें सहारा भी मिलता था, और सहारा किस तरह का मिलता था, किस तरह का मिलता है, वो आप सबको पता है। तो सहारा की तरफ से सहारा लेने वाले लोगों ने सुब्रत राय सहारा के निधन के वक्त श्रद्धांजलि का एक ट्वीट भी करना उचित नहीं समझा है। अपना पल्ला छुड़ाते हुए लोग दिखे हैं, बहुत कम ऐसे लोग होंगे। आज अखिलेश यादव उनकी अंत्येष्टि में पहुंचे, और ये सब देखकर कि एक बार मनमोहन सिंह की नजरें क्या टेढ़ी हुई, सुब्रत राय सहारा को उनके तमाम कारनामे कैसे सामने आ गए, कैसे उन्हें हवालात की हवा भी खानी पड़ी, और कैसे उनके दुर्दिन आ गए, ये पूरे देश ने देखा है। तो कोई भी कॉरपोरेट जो मौजूदा दौर में सत्ता के रसूख की बदौलत किसी भी न किसी तरीके से किसी दूसरे राजनीतिक दल या किसी दूसरे राजनेता से व्यक्तिगत तौर पर टकराने की कोशिश करता है, उसका क्या असर होता है, इस एक उदाहरण के साथ आप समझ सकते हैं। ये ज्यादा पुराना उदाहरण नहीं है, पूरे देश ने देखा है। और अब जरा आते हैं आज के दौर में कांग्रेस पार्टी का निजाम अब मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी से निकलकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में आ चुका है। राहुल गांधी के बारे में आज क्या कहा जाए, राहुल गांधी मौजूदा दौर में क्या कर रहे हैं सबको पता है। राहुल गांधी ने जिस बेखौफ अंदाज में पूरे देश के सामने सत्ता के करीबी एक कॉरपोरेट अडानी समूह का नाम लिया, पूरे देश के सामने, आज भी वो राजस्थान में कहते नजर आए कि आपको जनता की सरकार चाहिए या अडानी की सरकार चाहिए। पूरे देश के सामने जिस प्रकार से राहुल गांधी ने तथ्यात्मक रूप से चीजों को रखा है, तमाम तरह के संगीन आरोप अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए, लोकसभा की उनकी सदस्यता भी मानहानि के मामले में गई, जिसे राहुल गांधी ने माना और कहा भी सदन के अंदर कि अडानी के ऊपर आरोप लगाने की वजह से उनकी सदस्यता गई। मैं अपनी तरफ से न कोई आरोप लगा रहा हूं, न सुब्रत राय सहारा पे लगाया, न ही अडानी पे लगा रहा हूं। सुब्रत राय सहारा के समय में जो हुआ वो तथ्यात्मक रूप से मैंने आपके सामने रखा। और अब राहुल गांधी और अडानी मुद्दे पर जितने हमलावर हैं, इस मुद्दे पर राहुल गांधी का कोई ऐसा स्पीच, पिछले 2-3 सालों की कोई ऐसी स्पीच आप दिखा दीजिए जिसमें राहुल गांधी ने अडानी का नाम नहीं लिया हो। चाहे राहुल गांधी सदन में बोले हो, चाहे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बोल रहे हो, चाहे राहुल गांधी किसी चुनावी सभा में बोल रहे हो, राहुल गांधी का जिक्र कहीं ना कहीं अडानी के जिक्र से शुरू होता है। और अडानी के जिक्र से क्यों शुरू होता है? तो अडानी के जिक्र से इसलिए शुरू होता है क्योंकि मौजूदा दौर में, इस सत्ता के दौर में एक चीज से तो इनकार नहीं किया जा सकता, सत्ता ने मदद की या नहीं की ये मुद्दा जांच का विषय है, लेकिन इस बात को से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस दौर में अडानी की संपत्तियों में कई गुना इजाफा हुआ, कई गुना इजाफा। गुजरात से बाहर निकलकर देश के तमाम हिस्सों में जहां अडानी समूह ने पैर पसारने की शुरुआत यूं कहें कि सतही तौर पर ही 2014 के पहले की थी, वो बेहद आक्रामक तरीके से 14 के बाद की, कोई इनकार नहीं कर सकता। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद फाइनेंशियल टाइम्स की भी एक रिपोर्ट आती है, और इन सब रिपोर्ट्स को देखें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच भी बिठाई जाती है, सेबी के द्वारा भी जांच बिठाई जाती है, तमाम तरह के आरोप लगते हैं। अडानी साहब खुद देश के कई बड़े चैनलों पर आकर इंटरव्यू भी देते हैं, तमाम तरह से अपनी बातें रखने की कोशिश करते हैं। और अब तो साइप्रस में गोल्डन पासपोर्ट जैसी बातें भी उनके परिवार के ऊपर के लोगों के ऊपर गोल्डन पासपोर्ट हासिल करने की बातें भी आ रही है। लेकिन इस दौर में राहुल गांधी जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं, और सुब्रत राय और मनमोहन सिंह के 94-95 के दौर की, उस दौर की अदावत को यदि आप देखें कि मनमोहन सिंह को किस प्रकार से हर्ट किया था सहारा ग्रुप ने, उनके अखबार ने, उनके खिलाफ जो अभियान चलाने जैसी बातें थी, आज के परिप्रेक्ष्य में उन चीजों को देखें तो कई सारी चीजें साफ हो जाती है कि राहुल गांधी के खिलाफ भी ऐसा राहुल गांधी का मानना है कि अडानी समूह के द्वारा कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान हो रहा है। अडानी समूह के द्वारा राहुल गांधी मानते हैं कि देश की परिसंपत्तियों की खरीद हो रही है, तमाम चीजें अडानी को दी जा रही है, हाईवेज और दूसरी चीजें,
तमाम उद्योगों पर अडानी का कब्जा कराया जा रहा है, दूसरे कॉरपोरेट्स की चीजें दी जा रही है, एनडीटीवी जैसा संस्थान भी अब अडानी ग्रुप का हो गया। ये सारी चीजें राहुल गांधी को दिखाई दे रही है। तो इस परिस्थिति में जरा कल्पना कीजिए और इस बात को ध्यान में रखकर कल्पना कीजिए कि मनमोहन सिंह और सहारा के बीच क्या हुआ था और उस दौर में क्या हो गया। और इसको ध्यान में रखते हुए यदि आप कल्पना करेंगे तो ये जरूर दिखाई देगा कि यदि राहुल गांधी की सरकार बन गई, राहुल गांधी की मनमर्जी की सरकार दिल्ली में बन गई, तो फिर अडानी के साथ क्या होना, अडानी ग्रुप के साथ क्या हो सकता है। किसी भी सत्ता को बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। यह सत्य है कि किसी को भी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। बदला एक अमानुषिक शब्द है, कभी इस मामले को लेकर के किसी को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन निष्पक्ष जांच भी किसी मामले की होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच में यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखदार व्यक्ति हो, तो उस व्यक्ति को जो सजा भारतीय संविधान के द्वारा सीआरपीसी और आईपीसी और बाकी मामलों में जो दी जाती है, उस सजा से परहेज भी नहीं किया जाना चाहिए। और यही मौजूदा दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है कि सत्ता के साथ होना और सत्ताधारी दल के साथ होना, इन दोनों में बड़ा महीन अंतर है। इस देश के समझदार कॉरपोरेट्स की लिस्ट आप उठा के देखें तो वो सभी दलों के साथ कहीं ना कहीं रहे हैं। ठीक है, जो सत्ता में रहे उन्हें ज़्यादा चंदा दिया, उनके ज़्यादा करीब दिखे, लेकिन जब दूसरा भी सत्ता में आया तो उसके करीब भी दिखे, और पहले से भी उस जो विपक्ष में था उससे दुश्मनी बनाकर नहीं रखी। आज के दौर में दुश्मनी बनाने का जो खेल है, एक सत्ता को चिरस्थायी मान लेने का जो खेल है, और उस खेल को लेकर कोई औद्योगिक घराना आगे बढ़ रहा है, तो फिर उस खेल का अंजाम क्या होगा, ये मनमोहन सिंह और सहारा के उदाहरण से समझा जा सकता है। आज छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा है, कल वोटिंग होनी है, मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है, राजस्थान का चुनाव हो रहा है, और इन तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। इन तीनों राज्यों की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सीटों का 1/5 यानी 20% सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में इन्हीं 3 राज्यों से आई थी। और इन तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम का लोकसभा चुनाव पर उस माहौल में जरूर असर पड़ना है। वो पिछली बार वाला नहीं होगा कि सत्ता कांग्रेस की और बीजेपी की लोकसभा सीटें। उस माहौल में, जो आज का माहौल है, जो जाति जनगणना का माहौल है, जो आरक्षण बढ़ाने का माहौल है, जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के दौर वाला माहौल है, उस माहौल में यदि विधानसभा की सत्ता फिसलती है तो लोकसभा में कामयाबी को दोहराने की उम्मीद संभवतः भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर रही होगी। और फिर जब सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ से राज्य दर राज्य फिसल रही है, कभी महाराष्ट्र में भाजपा के मुख्यमंत्री होते थे, आज महाराष्ट्र में भाजपा पिछले दरवाजे से जनमत का रिस्क लेकर काबिज है। कर्नाटक की सत्ता फिसल चुकी, बिहार की सत्ता फिसल चुकी, हरियाणा में माहौल खिलाफ हो चुका, दिल्ली का माहौल एमसीडी गंवाने के साथ ही लग गया कि अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उस तरह से नहीं है जो 2019 में था। और इस हालात में बंगाल भी उस तरह से साथ दे पाएगा जैसे 2019 में दिया था, कोई नहीं कह सकता। तो ऐसे माहौल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ साथ दे देगा, कौन सोच सकता है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी आदिवासी चेतना की बात कर रहे हैं, दलित एट्रोसिटी की बात कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग के सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, लोगों के अधिकार की बात कर रहे हैं, और इन सब के बीच जो एक बात वो दोहराना नहीं भूलते, वो नाम अडानी का होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी के मन में क्या चल रहा है। राहुल गांधी को करीब से जानने वाले लोग ये कहते हैं कि एक बार राहुल गांधी ने जो ठान ली, अगर उन्हें ताकत मिल गई तो फिर उससे वो पीछे नहीं हटते, चाहे उसका नुकसान जो हो, पार्टी के स्तर पर, नीतियों के स्तर पर, किसी भी स्तर पर। सबको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किनारे लगाकर, भले ही नुकसान कांग्रेस पार्टी का हुआ, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किनारे करके नया नेतृत्व विकसित करने की जो कवायद हरियाणा में राहुल गांधी ने शुरू की, ठान लिया राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए कि हमें यह काम करना है, तो कर दिया, भले ही कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ। ठान लिया राहुल गांधी ने कि कुछ नेताओं को किनारे लगाना है, तो लगा दिया। ठान लिया राहुल गांधी ने कि कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना है, तो तमाम कोशिशों के बावजूद 3 सालों तक कांग्रेस में एडहॉक प्रेसिडेंट रही सोनिया गांधी। तमाम कोशिशें चलती रही कि राहुल गांधी मान जाए, राहुल गांधी नहीं माने।
एक बार कमिटमेंट कर ली तो राहुल गांधी खुद की भी नहीं सुनते, ये बात उनके करीबी लोग कहते हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग कहते हैं। ये वही राहुल गांधी है। सबको याद होगा यूपीए 1 के दौर में स्लीपर का टिकट कटाकर गोरखपुर से मुंबई तक की यात्रा की थी। जब यात्रा पूरी हो गई तब लोगों को पता चला कि इस ट्रेन में राहुल गांधी है, और आम लोगों की बातचीत में जो चीजें सामने आई उसके बाद पोर्टेबल राशन कार्ड की व्यवस्था हुई। यानी राशन कार्ड पर नाम कहीं भी हो, यदि व्यक्ति कहीं और रहता है तो वहां वो राशन कार्ड हकदार है। ये व्यवस्था जो यूपीए सरकार ने की, इसके पीछे राहुल गांधी की उस ट्रेन यात्रा का नाम लिया जाता है। तमाम दुश्वारियां एक तरफ, लालू यादव को बचाने की नीयत से एक अध्यादेश आया था, चुनाव लड़ने लायक उनके राजनीतिक करियर को बचाने के लिए एक अध्यादेश आया था। राहुल गांधी ने सबके सामने अध्यादेश फाड़ा था। परवाह नहीं की कि लालू यादव कांग्रेस के सबसे पुराने सहयोगी हैं। इस बात की भी परवाह नहीं की कि लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री की अथॉरिटी को चैलेंज के रूप में इस अध्यादेश को फाड़ने को देखा जाएगा और बीजेपी इसका प्रचार या दुष्प्रचार भी कर सकती है, विपक्ष इसका दुष्प्रचार भी कर सकता है, खिल्ली उड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने परवाह नहीं की। राहुल गांधी परवाह करने वाले नेता होते तो राहुल गांधी कब का सत्ता में आ चुके होते। मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल के दौर में वो सत्ता संभाल चुके होते। 2012 के राष्ट्रपति चुनाव के समय ही संभवतः वे सत्ता संभाल चुके होते, उनके सामने अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन दिक्कत यही है कि राहुल गांधी किसी की परवाह नहीं करते। राहुल गांधी पैदल चलना तय कर लिया तो तय कर लिया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करनी है तो करनी है। कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने तमाम फैसले लिए, एनएसयूआई से लेकर के यूथ कांग्रेस तक, कई जगहों पर अलग अलग विंग में डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड लोग, चुने हुए लोग जीत कर आएंगे, वो फैसला किया। नुकसान हुआ या फायदा हुआ यह अलग बात है, लेकिन जो किया तो किया। और ये मानसिकता यदि जिस व्यक्ति की है तो वो व्यक्ति यदि अडानी पर कुछ बोल रहा है, वो व्यक्ति यदि किसी के पक्ष में कुछ बोल रहा है या किसी के विपक्ष में जाकर कुछ बोल रहा है, तो सत्ता मिलने की सूरत में उस व्यवस्था को इसी तरह से मानना चाहिए। राहुल गांधी के कुछ करीबी लोगों से मैंने बात की। कई लोगों ने कहा कि राहुल गांधी बहुत कुछ कमिटमेंट के मामले में वीपी सिंह की तरह है। वीपी सिंह ने भी चुनाव घोषणा पत्र में अपने वादा किया था, बोफोर्स के मुद्दे पर चुनाव हो रहा था, वादा किया था सत्ता में आएंगे तो मंडल कमीशन लागू करेंगे। उस मंडल कमीशन के चक्कर में वीपी सिंह का राजनीतिक करियर तबाह हो गया, लेकिन फैसला लेने से वो नहीं चुके। राहुल गांधी के बारे में भी यही बात कही जाती है कि एक बार जो राहुल गांधी ने कह दिया, एक छात्र के तौर पर, छात्र जीवन में मैं भी उसका साक्षी हूं, यूपीएससी में अटेम्प्ट बढ़ाने का मामला था, लगातार परिवर्तन हो रहे थे, तमाम कांग्रेसी नेताओं के दरवाजे पर लोग जा रहे थे, संसद में मांग उठ रही थी, सॉल्यूशन होता हुआ नहीं निकल रहा था। लेकिन राहुल गांधी के दरवाजे पर जब थके हारे छात्र पहुंचे तो राहुल गांधी ने एक बार में कह दिया कि यह जेन्युइन मुद्दा है और इसका सॉल्यूशन आएगा। हफ्ते भर के भीतर यूपीएससी में 2 साल की एज लिमिट भी बढ़ गई और 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट भी लोगों को मिल गए। जनरल कैटेगरी में 4 की जगह 6 अटेम्प्ट हो गए, ओबीसी में 6 की जगह 7 की जगह 9 अटेम्प्ट हो गए, और एससी एसटी कैटेगरी में भी जहां लिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं वहां भी 2 साल का एज ब्रैकेट बढ़ गया, 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा हो गए। ये है राहुल गांधी की पहचान। तो राहुल गांधी मौजूदा दौर में जो बात कह रहे हैं, और बड़ी चीज ये है, किसी भी व्यक्ति का एक मानव स्वभाव होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि चीजों को झेलता है तो फिर वो अंदर से मजबूत होता जाता है और दिमाग में कुछ चीजें गांठ की तरफ बढ़ती चली जाती है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई, दोबारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बहाल भी हुई। राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए कि राहुल गांधी पप्पू हैं, राहुल गांधी राजनीति में मिसफिट है, तमाम तरह से, एक तरह से कहे तो मीडिया कैंपेन चलाया गया। एक न्यूज एंकर ने, एक टेलीविजन चैनल की एंकर ने तो यहां तक कह दिया, कैमरा ऑन एयर ही था और यहां तक कह दिया, जिक्र आदित्य ठाकरे का कर रही थी और यहां तक कह दिया कि यह शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा। यानी राहुल गांधी को कहीं ना कहीं फेल्योर का प्रतीक बना दिया गया। और जब व्यक्ति को फेल्योर का प्रतीक बना दिया गया और उस सबके पीछे कॉर्पोरेट पूंजी के कथित इस्तेमाल का मामला सामने आए और उस कॉर्पोरेट पूंजी के इस्तेमाल के दौर में
राहुल गांधी को यदि ये लगे कि कोई खास कॉरपोरेट ही इसके लिए जिम्मेदार है, तो ये मामला वहीं घूम फिर कर जाता है जहां मनमोहन सिंह और सहारा के बीच का मामला घूम फिर कर गया था। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी सहारा से मनमोहन सिंह की, लेकिन मनमोहन सिंह ने निष्पक्ष जांच की खुली छूट एजेंसियों को दे दी, चाहे सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, और चाहे सेबी हो, सब कुछ खुली छूट दे दी। आज के दौर में खुली छूट मिलने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी, चाहे किसी का भी हो, अगर बरी होना होगा तो बरी हो जाएगा, फंसना होगा तो फंसेगा। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद बरी होना क्या इतना आसान है? ये सवाल सबके जेहन में है। आम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि प्रति व्यक्ति आय घटती जा रही है। 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा है, और उसी दौर में कुछ खास कॉरपोरेट की हालत यह है कि एक दौर बीच में ऐसा भी आया था कि प्रतिदिन 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई भी कर रहे थे, और वो अब राहुल गांधी के निशाने पर है। उस दौर में निशाने पर है जब कोई व्यक्ति 4000 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुका हो, तो फिर कहने की जरूरत नहीं है कि आने वाले दौर में सत्ता यदि बदलती है तो फैसले किस प्रकार लेती है, और फैसले यदि इसी प्रकार से होंगे तो कहना मुश्किल नहीं है कि आने वाला दौर भारतीय सियासत में सत्ता और कॉरपोरेट के रिश्ते को एक नए सिरे से पुनः परिभाषित करता हुआ दिखेगा। एक परिभाषा तो 1980 के दशक में प्रणब मुखर्जी ने गढ़नी शुरू की थी जब वो वित्त मंत्री थे। रिलायंस के साथ सत्ता की नज़दीकियां उस दौर में आम चर्चा का विषय थी, और उसके बाद भी चीज़ें दबी ढकी हुआ करती थी, लोग पर्देदारी रखते थे। लेकिन उस पर्देदारी को सबसे पहली बार इस देश में किसी ने हटाया तो आंशिक तौर पर प्रमोद महाजन के दौर में एनडीए की पहली सरकार ने हटाया, और पूरी तरह से कॉरपोरेट और सत्ता के बीच की पर्देदारी को किसी ने हटाया तो नरेंद्र मोदी के मौजूदा दौर ने हटाया। उद्योगपतियों के साथ एक समिट को, उस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा होगा, जिसमें खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाजवादी पार्टी के उस वक्त के नेता अमर सिंह की तरफ, जो अब दिवंगत हैं, उनकी तरफ इशारा करते हुए कह रहे थे कि किसके किस उद्योगपति के साथ संबंध रहे हैं, अमर सिंह जी बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए, कुंडली खोल कर रख देंगे। तो कुंडली खोल कर रख देने जैसी बातें जब सरेआम कही जाने लगी और ये इस बात का अट्टहास किया जाने लगा कि सत्ता और कॉरपोरेट का रिश्ता अब दबा ढका कर काम करने लायक नहीं, बल्कि अब ओपनली काम करने लायक है, पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने लायक है, तो उस पर कोई यदि सीधी चोट करता हुआ नजर आ रहा है तो वो राहुल गांधी है। लेकिन दिक्कत यही है कि राहुल गांधी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ एक कॉरपोरेट घराना है। लेकिन क्या एक ही कॉरपोरेट घराना जिम्मेदार है? देखते हैं। विपक्ष के राहुल गांधी और सत्ता में यदि आए तो वो राहुल गांधी क्या उसी मनमोहन सिंह की भूमिका में होंगे जो मनमोहन सिंह की सरकार सहारा के साथ निष्पक्ष जांच की हद तक चली गई, या किसी और भूमिका में होंगे? देश को इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।